Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. I am your teacher Saida Lakat. I hope you all people are fine. Today we will discuss chapter alkyl halide, and in this we will discuss the contents are elimination reactions and the substitution versus elimination reactions. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस. एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? तो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम ये कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या बनता है? अल्कीन बनता है. ठीक है, और इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है. यहाँ पर जैसा कि आपने एसएन रिएक्शंस के अंदर भी देखा है कि यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? अल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो अब यहाँ डेफिनेशन दी है द केमिकल रिएक्शन इन विच टू ग्रुप्स हैलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड आर एलिमिनेटेड फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स टू फॉर्म अल्कीन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो ग्रुप्स हैलोजन और बीटा हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड में से एलिमिनेट हो. क्या क्या एलिमिनेट हो? हाइड्रोजन और हैलोजन. ठीक है, एलिमिनेट हो एडजेसेंट कार्बन से तो वो क्या बनाते हैं? अल्कीन बनाते हैं. ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. क्योंकि यहां से HX एलिमिनेट होता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. यहां पे बीटा हाइड्रोजन जरूरी है. नेक्स्ट हमारे पास है E1 रिएक्शन. दो टाइप से रिएक्शंस की, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन. अब E1 रिएक्शन क्या है? E1 रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, E1 रिएक्शंस एंड E2 रिएक्शंस. E1 रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और ये कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में. यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कहते हैं, E1 इसलिए कहते हैं क्योंकि E1 यूनिमॉलिक्यूलर क्योंकि इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो पहला स्टेप है वो क्या है? आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन, इसको हम आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हम इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. तो ये स्लो स्टेप रिएक्शन है. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हैलोजन रिलीज होगा. यहाँ से हैलोजन रिलीज होगा तो हैलोजन के बराबर वाली कार्बन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. ठीक है जी, हैलोजन रिलीज होगा, ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगी तो ये आपके सामने ये क्या बन गया? कार्बोकैटाइन और X नेगेटिव यहाँ से रिलीज हो गया. सेकेंड स्टेप में जो ये कार्बोकैटाइन बना है, इस कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं तो इसकी चौथी वैलेंसी डिसबैलेंस है. इसकी चौथी वैलेंसी को हम बैलेंस करेंगे कहाँ से? इस हाइड्रोजन से. जाहिर है ये वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके बराबर वाली जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है. तो यहां से इस कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए यहां से हाइड्रोजन इधर ब्रेक होगा. हाइड्रोजन के कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो इधर ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा? बेस आके हाइड्रोजन को ऑफसेट कर लेगा. तो ये आप देख सकते हैं ये फास्ट स्टेप रिएक्शन है और ये बेस हाइड्रोजन को लेके निकल गई और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? अल्कीन बन गया. ठीक है जी, तो ये देखिए यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट हो गई है या रिलीज हो गई है. ठीक है, तो ये पहला स्टेप स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. अच्छा, E1 रिएक्शन के अंदर जो है वो आपकी बुक में एक और एग्जांपल है रीअरेंजमेंट ऑफ कैटाइन, कार्बोकैटाइन. समटाइम तो बच्चों ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसा अल्काइल हैलाइड होता है जिसमें हमें कार्बोकैटाइन को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं होती. हम पढ़ रहे E1. ठीक है, तो E1 में जो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. और अब कार्बोकैटाइन में हम जो चैप्टर के स्टार्ट में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये बताया था कि जो हमारा कार्बोकैटाइन है वो टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू द हाइपरकंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है. 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स की वजह से टर्शरी कार्बोकैटाइन स्टेबल है. तो यहाँ भी बच्चों हमने यही करना है. आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इसमें एक तो ये पूरा जिसमें 3 CH3 लगे हुए ये पूरा ग्रुप अल्काइल ग्रुप है और एक CH3 वाला अल्काइल ग्रुप है. तो स्लो स्टेप सबसे पहले हम यहाँ से हैलोजन रिलीज करेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन
कार्बोनियम आइन बना है सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि लेस स्टेबल है, हमने इसे स्टेबल करना है, तो हम नीचे देखें रीअरेंजमेंट की साइन है, ये जो साइन एरो के ऊपर दिस इज अ साइन ऑफ रीअरेंजमेंट। तो हमने इसकी रीअरेंजमेंट करनी है, तो रीअरेंजमेंट हम ऐसे करेंगे कि जो कार्बोकैटायन के पीछे वाली कार्बन है जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, वहां से एक अल्काइल ग्रुप, किसी भी एक अल्काइल ग्रुप को इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ले गए। तो अब कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो आपकी कार्बन है वो टर्शरी कार्बोकैटायन या 3 डिग्री बन गई, मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें एक अल्काइल ग्रुप हो गया, ये पूरा जो प्रोपाइल ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, एक मिथाइल और ये दूसरा भी मिथाइल। अब इसमें से हम कार्बन को स्टेबल करेंगे और बीटा हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। बेस आई, बेस ने प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये इधर आके ब्रेक हो गया, तो ये आपके पास अल्कीन बन गई है, ठीक है, और बेस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। तो इसका सवाल ऐसे भी आता है, भी आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन बनी है। कौन सी अल्कीन बनी है? सिमेट्रिकल अल्कीन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्कीन बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड, तो ये इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये जो आपने पीछे देखा तो इसमें हमने बताया कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो स्लो स्टेप है, ठीक है, जिसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं, सही। और इसमें जो पहला मॉलिक्यूल है वो पहला मॉलिक्यूल फर्स्ट जो स्टेप है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो उसमें चेंजिंग्स होती हैं, यानी वो कार्बोकैटाइन बनाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। उसको हम सिंबलाइज करते हैं E1 करके। इसी तरह से अगर हम रिएक्शन काइनेटिक्स की तरफ चलें बच्चों, तो इस रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, जो कि होता है अल्काइल हैलाइड। तो ये मैंने दोबारा लिखा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड, क्योंकि सबस्ट्रेट हमारा अल्काइल हैलाइड है। फिर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के के आ गया, रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड। ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमने E1 के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन देखी, उसकी टाइप्स देखी, उसका मैकेनिज्म देखा, और यहाँ पर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन और रिएक्शन काइनेटिक्स को स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास E2 रिएक्शन, ठीक है। तो अब E2 रिएक्शंस क्या होते हैं? ये बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब इसको हम E2 या बायोमोलिकुलर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं मैकेनिज्म में, लेकिन होता ये एक ही स्टेप में। बायोमोलिकुलर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको बायोमोलिकुलर कहते हैं। और सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन जो है वो होता है, ठीक है, जिसमें बेस जो है वो अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पर, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट बनता है अल्कीन, जैसे कि पीछे बना था, और यहाँ पर हैलोजन का रिमूवल जो है वो होता है। यानी साइमल्टेनियसली क्या होता है कि आपका हैलोजन यहाँ से निकलता है, ठीक है, और बेस आके प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है और अल्कीन बनता है। यानी साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का काम जो है वो इकट्ठा हो रहा होता है, ठीक है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का काम साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो सेंटर में जो स्टेट बनती है वो कौन सी बनती है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अभी हम आगे मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट कैसी स्टेट है। ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसकी टेम्परेरी एग्जिस्टेंस होती है और ये अनस्टेबल होती है। ये वो स्टेट होती है बच्चों जिसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड, नया पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है और नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, और इसको सिंबलाइज करते हैं हम E2 करके। दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द E2 रिएक्शन। और अब हम चल रहे हैं इसकी रिएक्शन काइनेटिक्स की तरफ। आगे आपको मैकेनिज्म से भी पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक है। और हम इसको कहते इसलिए कि यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वन इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड अदर इज अ न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज अल्काइल हैलाइड व्हाइल द न्यूक्लियोफाइल इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के मैंने के लगा दिया, रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्सिल। Overall, the order of reaction is one molecule is of alkyl halide and other is of hydroxyl. So 1 plus 1 2. Overall, the order of reaction is second order kinetics. Next slide की तरफ move करते हैं।
मैकेनिज्म की तरफ आ रहे हैं, ये इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट ये हम मैकेनिज्म को डिस्कस करें। ये आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो सबसे पहले अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ हैलोजन अटैच है। ये अल्फा कार्बन है, बराबर वाली कार्बन बीटा कार्बन है। तो जैसे ही यहां से अल्फा कार्बन से हैलोजन सबसे पहले रिलीज होगा, तो हम देख रहे हैं कि साथ ही ऑब्वियसली जब हैलोजन रिलीज होगा तो अल्फा कार्बन क्या हो गई, पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी वैलेंसी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो अब इस कार्बन की चौथी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए जो ये हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव है, बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन, यहां से इस बॉन्ड ने इधर ब्रेक होना है, कार्बन और कार्बन के सेंटर में। तो बाहर से बेस आएगा और बेस आके प्रोटॉन को ऑफ चेक करेगा। अब यहां पे 3 काम इकट्ठे होंगे बच्चों। एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा बेस और हाइड्रोजन में, और एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो अभी आप ये सेंटर जो मैंने ब्रैकेट में स्टेट लिखी है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, दिस स्टेट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी टेम्परेरी एग्जिस्टेंस होती है। ये एक अनस्टेबल स्टेट है और यहाँ पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म हो रहे होते हैं। ये देखो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसी तरह से कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और बेस और हाइड्रोजन का नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक हो रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इधर अल्कीन बनेगा, यहाँ से X नेगेटिव निकल जाएगा और बेस जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, इस स्लाइड के अंदर मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि हमने अभी E1 और E2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो जो हमारे पास E2 रिएक्शंस हैं वो होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें E2 रिएक्शंस होते हैं। जो होते हैं आपके टर्शियरी अल्काइल हैलाइड उसमें E1 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं उसके अंदर E1 और E2 दोनों रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस का टॉपिक जो है वो कंक्लूड हो गया है और अब हम मूव कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की तरफ कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन होती है या एलिमिनेशन होती है, यानी सब्स्टिट्यूशन कब होती है और एलिमिनेशन कब होती है। तो हमने ये देखना है, जैसे हम देख लेते हैं कि इसके लिए हम कहते हैं कि बीटा हाइड्रोजन जो है बहुत नेसेसरी है। हम एक्सप्लोरेशन में अगर हम जाके देखें तो हम देखते हैं कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो अल्काइल हैलाइड में बहुत ज़रूरी है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होती है। और ये स्लाइटली एसिडिक क्यों होती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ हैलोजन, क्योंकि कार्बन और हैलोजन के दरमियान हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्सफुली अट्रैक्ट करता है। इस तरह से अल्काइल हैलाइड की कार्बन जो है वो अल्काइल हैलाइड की कार्बन भी स्लाइटली एसिडिक हो जाती है, उसमें मौजूद हाइड्रोजन भी स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, ठीक है जी। उसका सेकेंड पॉइंट है कि द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन आइदर अटैक अल्फा कार्बन टू गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और बीटा हाइड्रोजन टू गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट। कि अगर हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। कंडीशन एलिमिनेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है जो भी आपने पीछे आपने एलिमिनेशन रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन में पढ़ी है कि हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। और वो क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा कार्बन का होना बहुत जरूरी है, और बीटा, क्योंकि जाहिर है बीटा कार्बन होगी तो उसके ऊपर बीटा हाइड्रोजन मौजूद होगी, ठीक है। जबकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जी, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को इफेक्ट करते हैं? तो ये कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हमारे पास। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, फिर है नेचर ऑफ बेस, फिर है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप,
नेचर सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वन बाय वन हर एक को हम एलाबोरेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। हमने ये देखना है कि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे प्रमोट करेगा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन को। ठीक है, तो हमारी ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमारा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है यानी अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल अगर वो लेस क्राउडी है, अगर वो लेस क्राउडी है तो वो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा, लेकिन अगर वो मोर क्राउडी मॉलिक्यूल है तो वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा ओवर सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल हो तो वो फेवर करेगा किसको, एलिमिनेशन को ओवर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि जो क्राउडी मॉलिक्यूल्स है उसमें अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द अल्फा कार्बन बहुत मुश्किल हो जाती है या इसकी अप्रोच डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, जबकि अगर हमारे पास लेस क्राउडी मॉलिक्यूल है तो उस वहां पर अल्फा कार्बन के ऊपर हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली उसको अप्रोच कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम, जहां पे हम स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट को डिस्कस करते हैं थ्रू एग्जांपल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो है इथाइल क्लोराइड, इथाइल हेलाइड या इथाइल क्लोराइड। हेलाइड में कोई भी आ सकता है, क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह। तो ये लेस क्राउडी मॉलिक्यूल है और हम देख रहे हैं कि सोडियम इथोऑक्साइड जो है वो हमारा क्या है, सोडियम इथोऑक्साइड हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यानी इसमें जो इथोऑक्साइड है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल आके हैलोजन की जगह अटैच होगा। तो हम देख रहे हैं क्योंकि ये लेस क्राउडी मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो हो रही है यानी जो OC2H5 सिंपल हैलोजन की जगह जाकर अटैच हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन 88% है, सब्स्टिट्यूशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। जबकि जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें साइड प्रोडक्ट हमारा सोडियम हैलाइड है, जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है वो ओनली 12% है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर मॉलिक्यूल लेस क्राउडी होगा तो वो किसको प्रमोट करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये मोर क्राउडी है एज कंपेयर टू पिछले वाले इथाइल हैलाइड से। अब यहाँ पर जब सोडियम इथोऑक्साइड के ऊपर अटैक करेगा तो जाहिर है कि ये जो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये इसको हिंडर करेंगे अल्फा कार्बन को अप्रोच करने में। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं जो OC2H5 सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जस्ट हैलोजन निकलता है और OC2H5 जाके निकल जाता है। जबकि एलिमिनेशन में क्या होता है कि एलिमिनेशन में आपके पास डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो बेस है वो आके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और आपकी बीटा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है और कार्बन के दरम्यान जो है वो दो कार्बन के दरम्यान डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलिमिनेशन है वो ओनली 61% है। कितनी है, ओनली 61% है। सब्स्टिट्यूशन जो है वो ओनली 39% है और जो एलिमिनेशन है वो कितनी है, 61%। यानी मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, एलिमिनेशन का। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बेस। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ बेस। अब जो नेचर ऑफ बेस है इसमें क्या है कि दो तरह के बेसिस होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो अगर हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग है जैसे OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल अल्कोक्सी OR नेगेटिव अमाइन NH2, तो ये एलिमिनेशन को प्रेफर करते हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन। जबकि जो हमारे वीक बेसिस हैं जैसे आयोडाइड, ठीक है, SR नेगेटिव वगैरह, तो ये सब्स्टिट्यूशन हैप्पीली देते हैं। इट मींस कंक्लूजन क्या निकला कि स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रोमोट एलिमिनेशन वाइल वीक बेसिस प्रोमोट सब्स्टिट्यूशन हैप्पीली। ये हम एग्जांपल के थ्रू उसको समझ लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या देता है, एलिमिनेशन। ठीक है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन मौजूद है ये अल्फा कार्बन है, बराबर वाली कार्बन बीटा कार्बन है। एलिमिनेशन कैसे होगी कि यहां से अल्फा कार्बन से हैलोजन जो है वो रिलीज होगा, तो जब ये रिलीज होगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो बीटा कार्बन की बीटा हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वो इधर ब्रेक हो जाएगा कार्बन और कार्बन के सेंटर में, और जो हाइड्रोजन है ये जो बेस है हमारा OH नेगेटिव, ये आके उस हाइड्रोजन को अब क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। X नेगेटिव साथ रिलीज हो जाएगा और हमारे पास मेन प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। ठीक है जी, इसी तरह से हम देख लेते हैं वीक बेस। अगर हमारा जो बेस है वो वीक बेस है तो हैलोजन जो है वो जब यहाँ से रिलीज होगा तो हम कहते हैं कि वीक बेस में जो है वो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती है। तो सिंपल यहाँ से अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा और हाइड्रोजन की जगह एसीटेट आयन जाके लग जाएगा मेन प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है,
जो हमारा नेक्स्ट है सी पॉइंट या थर्ड पॉइंट जो है, जो फैक्टर है, वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप सिमिलर है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों में नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप सिमिलर है, लेकिन ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में तो आप कह लें कि लिविंग ग्रुप का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द मैकेनिज्म, ठीक है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो आपके बायोमोलिकुलर रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनमें आपका लिविंग ग्रुप जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं, क्योंकि जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है उसमें सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले कार्बोकैटाइन या कार्बोनियमाइन बनता है, तो ऑब्वियसली कि फिर लिविंग ग्रुप की बात ही खत्म हो जाती है, लिविंग ग्रुप तो पहले निकल जाता है। लेकिन जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं, इसमें जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो आपका मेनली डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप पर। जाहिर है लिविंग ग्रुप अगर वीक लिविंग ग्रुप होगा तो वो जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है, और अगर आपका ऐसा लिविंग ग्रुप है जो आपका लिविंग ग्रुप जो है जो अच्छा है वो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, और जो इजीली नहीं निकल सकता, ठीक है, तो वो उधर मौजूद रहेगा और वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अभी हम जरा इसको आगे एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास दो तरह के लिविंग ग्रुप हैं, एक होता है पुअर लिविंग ग्रुप और जो नेक्स्ट होता है हमारे पास वो होता है गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है वो इतनी आराम से नहीं निकलता और जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो जल्दी से निकल जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे जो हमारे पास फ्लोरीन है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये अल्कीन बना रहा है, ठीक है, और साथ आपके पास क्या बन गया, F नेगेटिव और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, जबकि जो आपके पास आयोडाइड है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये जल्दी निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे बना लिया अल्कोहल और साथ आपका I नेगेटिव रिलीज हो गया। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की तरफ चलते हैं हम, जो डी हमारा पॉइंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारा सॉल्वेंट जो है उसकी पोलैरिटी जो है वो कम हो, अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी डिक्रीज कर दें तो हमारी एलिमिनेशन ज्यादा होती है और सब्स्टिट्यूशन कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पोलैरिटी को बढ़ा दें तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती है और एलिमिनेशन कम होती है। जैसे हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहलिक KOH है तो वो फेवर करेगी एलिमिनेशन को ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अल्कोहलिक KOH लेस पोलर है एज कंपेयर टू एक्वस KOH के, जबकि जो मोर पोलर एक्वस KOH है वो सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो E1 और SN1 जो है वो दोनों फेवर होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, जबकि E2 और SN2 प्रोमोट होते हैं बाय द नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कहा कि जो अल्कोहलिक KOH है आपके सामने, उसमें हमने कहा है कि अल्कोहलिक KOH जो है वो लेस पोलर है तो वो एलिमिनेशन को प्रोमोट करता है। तो ये आपके सामने उसने क्या बनाया, प्रोडक्ट क्या बनाया, अल्कीन बनाया और साथ KCl और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। जबकि जो एक्वस KOH है, एक्वस KOH में क्या होगा कि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा और यहाँ पे जस्ट जाके OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो इथेनॉल बन जाएगा और KCl बन जाएगा। जो पर अल्कोहलिक KOH में था उसमें क्या था कि पहले हैलोजन निकला, जैसे ही हैलोजन Cl निकला तो कार्बन जो है वो पॉजिटिव हो गई। जब कार्बन पॉजिटिव हो गई तो जो इससे पिछली वाली कार्बन है बीटा कार्बन, उसमें से हाइड्रोजन इधर आके ब्रेक हो जाएगा तो अल्कीन बनेगा। यहाँ से जो हैलोजन है उसको K के साथ अटैच होकर वो KCl बना लेगा, ठीक है जी। और जो KOH का OH है वो बीटा कार्बन में से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है डबल बॉन्ड बनाने में उसके साथ मिलकर बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है कि इंक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीज टेम्परेचर हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो एलिमिनेशन ज्यादा होती है और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होती है, ठीक है। इट मीन्स कि एलिमिनेशन नीड्स मोर टेम्परेचर देन सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो एलिमिनेशन है उसको ज्यादा टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन के, इसलिए कि जो एलिमिनेशन है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन या रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स जो है वो ज्यादा होती है एलिमिनेशन में एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में जस्ट ग्रुप में जाके
जो पहला वाला लिविंग ग्रुप है उससे निकलना होता है, नए लिविंग ग्रुप में आके लगना होता है, जबकि एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता। एलिमिनेशन में पहला बॉन्ड ब्रेक होता है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि पीछे से जो है वो आकर बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन आके अटैक करता है। यानी यहाँ पे आप कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली 3 बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म हो रहे होते हैं, इस वजह से इसको ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास ये कंपाउंड है, जैसे ये X जो है वो एक दफ़ा अगर ये कहते हैं कि अगर हमारे पास Br है और एक दफ़ा OTS है, अब यहाँ पे जो OTS है, ठीक है, जो स्मॉल साइज के होते हैं हमने बताया हुआ है कि वो बैड लिविंग ग्रुप हैं, जबकि जो लार्ज साइज वाले हैं वो गुड लिविंग ग्रुप हैं। जिस तरह OTS जो है वो टोसाइलेट ग्रुप जो है वो क्या है, टोसाइलेट ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, जबकि जो ब्रोमाइड है वो बैड लिविंग ग्रुप है क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो अगर बच्चों हमारा जो X है वो OTS हुआ तो हमारी यानी OTS हुआ, मतलब आप कह लें कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो वो ऑब्वियसली जल्दी लीव करेगा, तो फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन 99% होगी, ठीक है, और जो एलिमिनेशन है जिसमें अल्कीन बनता है वो सिर्फ 1% होगी। जबकि अगर हमारा बैड लिविंग ग्रुप हुआ, जैसे कि ब्रोमाइड का साइज OTS से छोटा है, वो बैड लिविंग ग्रुप है, तो अब हमारे पास एलिमिनेशन ज़्यादा होगी और जो सब्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ वो कम होगी, यानी एलिमिनेशन होगी 85% और सब्स्टिट्यूशन होगी सिर्फ और सिर्फ 15%, ठीक है जी। तो ये थे आपके 5 फैक्टर्स जिनसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। होम टास्क आपका क्या है बेटे कि आपने नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप को बताना है कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन को कैसे अफेक्ट करता है, विद एग्जांपल्स आपने इसको एलाबोरेट करना है अपने रजिस्टर्स के अंदर। फिर आपने E1 और E2 मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है E1 और E2 को, ठीक है, और पूरे लेक्चर को अपने रजिस्टर में लिखना है और रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।